नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल वालियान आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी कंसेप्ट क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम इसमें पॉलिटी पढ़ रहे थे और ये पॉलिटी क्लास आपकी किसी भी एग्जाम जैसे एसएससी यूपीएसआई यूपीएससी यूपीपीसीएस या फिर अन्य किसी भी रेलवे के एग्जाम, नेवी का एग्जाम हो, आपका आर्मी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज हम इसमें जो करने वाले हैं, कल हमने 1858 और 1861 का अधिनियम पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत भारत क्या था, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो जो हमारा महत्वपूर्ण अधिनियम है वो आपका बनता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो था, इसको एक उपनाम से जाना जाता था जिसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार। कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक। तो जो 1909 का हमारा भारत परिषद अधिनियम था, इसको हम और किस उपनाम से जानते हैं? तो इसको जो है हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। अब इसका ये नाम था मार्ले मिंटो सुधार, ये नाम क्यों पड़ा, इसका क्या कारण था कि इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा गया? तो इसके पीछे ये राज था कि उस समय जो इंग्लैंड में जिस समय यह अधिनियम आया, तो उस समय इंग्लैंड में भारत सचिव कौन थे? उस समय इंग्लैंड में भारत सचिव थे आपके मार्ले। ठीक। और जो मिंटो थे, मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। मिंटो कौन थे उस समय? मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। और इसी वजह से यही कारण था कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम को हम किस उपनाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार 1919। कभी पेपर में लिखा हुआ आ जाएगा कि मार्ले मिंटो सुधार 1919, और कभी आपको पेपर में मिल जाएगा क्या कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम। बात एक ही है, मैंने आपको बता दिया। मार्ले उस टाइम पे इंग्लैंड में भारत के सचिव हुआ करते थे और मिंटो उस टाइम पे भारत के वायसराय थे, जिस वजह से 1909 के भारत परिषद अधिनियम का आपका क्या नाम पड़ गया? मार्ले मिंटो सुधार। अब इस एक्ट में तो दूसरी चीज आती है, वो आती है कि केंद्रीय परिषद की संख्या, यानी कि केंद्रीय परिषद सेंट्रल काउंसिल में जो सदस्यों की संख्या थी वो पहले कितनी हुआ करती थी? 16 सदस्यीय समिति बनी थी, 16 सदस्यीय परिषद बनी थी। अब उसमें क्या कर दिया, उसे बढ़ाकर 60 सदस्य कर दिए गए। कितने सदस्य कर दिए गए? 60। यानी कि केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या को 16 से बढ़ाकर 60 यानी कि 60 कर दिया गया। ठीक है। तीसरी चीज इस अधिनियम में आपकी आ जाती है कि मुस्लिम समुदाय हेतु पृथक प्रतिनिधित्व का प्रबंध कर दिया गया। यानी कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रबंध कर दिया गया कि मुस्लिम समुदाय जो होगा वो अपना प्रतिनिधित्व अब क्या करेगा? अलग करेगा, उसको पृथक कर दिया गया। और क्या किया गया? मुस्लिम समुदाय को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। जो मुस्लिम समुदाय था उसे एक तो क्या कर दिया गया? उसे पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया गया और उसे कह दिया गया कि तुम अपना सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करोगे। ठीक है। इसके बाद जो इसमें तीसरी चीज आ जाती है, तीसरी चीज इसमें यह थी कि पहली बार इस एक्ट के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की, किसकी? वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान कर दिया गया। कि क्या? कि जो भारतीय हैं वे वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ, जो भारतीय लोग हैं किसके? वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ अब एसोसिएशन बना सकते हैं। इस चीज का प्रावधान कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जो भारत के लोग होंगे वे वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ, किसके साथ? कार्य परिषद के साथ एक एसोसिएशन बना सकते हैं। ठीक। इस चीज का प्रावधान कर दिया गया। और सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ये नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका के पहले भारतीय सदस्य बने।
अब क्वेश्चन बनेगा कि वायसराय की कार्यपालिका के पहले भारतीय सदस्य कौन बने थे, तो उनका नाम था आपका सत्येंद्र नाथ सिन्हा। जो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे ये वायसराय की कार्यपालिका के पहले भारतीय सदस्य बने थे। ठीक, इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। कैसा सदस्य बनाया गया था इन्हें? इस कार्यपालिका में कैसा सदस्य बनाया गया था? इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। अब एक चीज और थी जो हमने अभी पढ़ा कि मुस्लिमों को क्या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो इस समय कौन थे हमारे इंग्लैंड के सचिव? इंग्लैंड में भारत के सचिव कौन थे हमारे? मार्ले। ठीक, और उस समय वायसराय कौन थे? मिंटो। इसी कारण सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है वो आपका मिंटो को कहा जाता है। किसे? मिंटो को। मिंटो उस समय क्या थे? भारत के वायसराय थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 1909 के भारत परिषद अधिनियम यानी कि मार्ले मिंटो सुधार में इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, इससे आगे आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर हम आगे बात करें, यदि हम आगे बात करते हैं तो इसके बाद आपका आ जाता है, इससे बाद आपका आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1919। अगला हमारा इसमें आ गया भारत शासन अधिनियम 1919। कौन सा आ गया? भारत शासन अधिनियम 1919। अब बात करें भारत शासन अधिनियम 1919 की, तो इसका जो उपनाम था, इसको नाम दिया गया मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहने का केवल एक कारण था, क्या? कि उस टाइम पे मॉन्टेग्यू कौन थे? उस टाइम पे मॉन्टेग्यू भारत के सचिव हुआ करते थे और जो चैम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय हुआ करते थे। इसी कारण भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या कहा गया? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया। इसकी अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें पहली विशेषता जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि मुस्लिम यानी कि मुसलमानों, सिखों, ईसाई, यूरोपीय एवं आंग्ल भारतीय, किसके लिए? मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, यूरोपीय एवं आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को बढ़ावा दे। क्या किया गया इस एक्ट के तहत? इस एक्ट के तहत इन पांचों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। पृथक निर्वाचन मतलब क्या? कि इनका एक अलग से निर्वाचन हो, अलग से इनका चुनाव हो। ठीक, दूसरी चीज इसमें क्या आ जाती है? दूसरी चीज इसमें आ जाती है कि जब इसको बढ़ावा दे दिया गया तो 1919 के भारत शासन अधिनियम यानी कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के द्वारा ही पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब है कि डायरेक्ट इलेक्शन को लागू कर दिया गया, यानी कि जो पब्लिक थी अब वो डायरेक्ट वोट करके डायरेक्ट उसको चुन सकती थी। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लागू करने के लिए कौन से एक्ट को लाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 को लाया गया था। ठीक, तीसरी चीज इसमें आ जाती है कि द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, यानी कि क्या? दो सदन वाली व्यवस्था की शुरुआत की गई। और पहले क्या हुआ करती थी? पहले विधान परिषद थी, तो अब विधान परिषद को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया और विधान परिषद के स्थान पे हमारे दो सदन आ गए, जिसमें एक सदन था आपका राज्यसभा, एक सदन है आपका लोकसभा। आप इसमें जानते होंगे राज्यसभा को क्या कहा गया? राज्यसभा को कहा गया उच्च सदन और लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। ठीक है, क्या कहा गया? लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन और राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। चौथी चीज इसमें आ जाती है कि उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। किस लिए? भारतीय कार्यों की देखरेख हेतु, भारतीय कार्यों की देखरेख के लिए उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। किस अधिनियम के तहत? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसके आगे अगर बात करें तो प्रांतीय विषय को आरक्षित प्लस हस्तांतरित में विभक्त कर दिया गया। जो प्रांतीय विषय थे उन्हें दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, एक कौन से? आरक्षित, एक कौन से? हस्तांतरित। ठीक, इन दो में विभक्त कर दिया गया और पुनः द्वैध शासन प्रणाली
आरंभ हो गई, यानी कि दोबारा से क्या हुआ, पुनः द्वैध शासन जो प्रणाली थी, जो पद्धति थी, वो फिर से आरंभ हो गई। इसमें आरक्षित और हस्तांतरित, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमारा ये खत्म होगा, हम आरक्षित और हस्तांतरित को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये दो विषय में जो विभक्त किया गया, इसमें किसका शासन होता था और इसमें किसका शासन होता था। ठीक, इससे आगे अगर बात करें तो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया किस एक्ट के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और 1926 में लोक सेवकों की भर्ती हेतु, किसकी भर्ती हेतु, लोक सेवकों की भर्ती हेतु केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो खाली लोक सेवा आयोग और एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का गठन किस एक्ट के तहत किया गया, भारत शासन अधिनियम 1919 के। परंतु लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए, लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए या भर्ती के लिए किसका गठन किया गया, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का। कब किया गया, 1926 में। तो इन दोनों में डिफरेंस है, वो देख लेना। ठीक है, पांचवी चीज इसमें आ जाती है कि केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया। यानी कि जो केंद्र का बजट था वो राज्य के बजट पे पहले मिला हुआ था, यानी केंद्र या राज्य का बजट दोनों एक जगह आते थे। पर इस अधिनियम के तहत कह दिया गया कि राज्य अपना बजट अलग बनाएंगे और केंद्र अपना बजट अलग बनाएगी। ठीक है, और जो राज्य होंगे वे अपना बजट अलग बनाएंगे। किस एक्ट के तहत करा गया, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक, इस एक्ट में ऐसा और कुछ नहीं है, यही इसकी विशेषताएं थी। ठीक, इससे आगे अगर हम बात करते हैं ये आरक्षित और हस्तांतरित ये क्या था। ठीक, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आरक्षित और हस्तांतरित क्या था। अगर बात करें हम आरक्षित और हस्तांतरित की, तो इसमें दो विषय कौन से, एक तो हमारा आरक्षित विषय और दूसरा कौन सा, हस्तांतरित विषय। अब हमारा आरक्षित विषय क्या था और हस्तांतरित विषय क्या था, बहुत ही सिंपल वे में पाई चार्ट के माध्यम से करेंगे, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। आरक्षित विषय क्या, आरक्षित विषय वो जिसमें क्या, कार्यपालिका परिषद की सहायता से गवर्नर शासन करे। किसकी सहायता से, कार्यपालिका परिषद की सहायता से गवर्नर शासन करे। कौन सा विषय, आरक्षित। और हस्तांतरित विषय जिसमें जो इलेक्टेड पर्सन, जब निर्वाचन हुआ तो उसमें जो पर्सन क्या हुए, चुने गए, यानी कि जो निर्वाचित सदस्य हुए, तो निर्वाचित सदस्य की सहायता से जब गवर्नर शासन करता था तो वो कौन सा विषय, हस्तांतरित विषय। कार्यपालिका परिषद की सहायता से गवर्नर शासन करे तो आरक्षित विषय, और निर्वाचित सदस्य की सहायता से गवर्नर शासन करे तो हस्तांतरित विषय। ठीक, दोनों क्लियर बिल्कुल। इसके बाद कि आरक्षित विषय में क्या था, जो केंद्रीय सूची के विषय थे। कौन से विषय, सेंट्रल लिस्ट के जो विषय थे, केंद्रीय सूची के जो विषय थे, वे किसमें शामिल थे, आरक्षित विषय में। और जो राज्य सूची के विषय थे, यानी कि स्टेट लिस्ट के विषय थे, वो काय में शामिल थे, हस्तांतरित विषय में। अब मुद्दा ये उठा कि जो केंद्रीय सूची के विषय हैं वे कौन कौन से थे, तो केंद्रीय सूची के जो विषय थे जैसे कि सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा हुई। ठीक, वो किसमें इंक्लूड, आरक्षित विषय, यानी किसमें, केंद्रीय सूची में। और जैसे विदेशी मामले कौन देखेगा हमारे यहाँ, केंद्र ही तो देखेगा भाई, राज्य थोड़ी ना देखने जाएगा विदेशी मामले। अगर सपोज करो कि विदेश से हमें व्यापार करना है, तो बे मामले कौन देखेगा हमारे, बे मामले भाई हमारे केंद्र ही तो देखेगा या राज्य देखने आएगा उनको। भाई सभी राज्यों का, अगर मान लो हर एक राज्य से कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचना है तो सब राज्य अलग अलग थोड़ी ना बेचने जाएंगे उसको, सब राज्य अलग अलग थोड़ी ना बेचेंगे उसको विदेश में, तो उसके लिए क्या, केंद्र बेचेगा। ठीक है, पूरा समझ में आ गया केंद्रीय सूची में कौन से विषय शामिल होते हैं। इसके बाद आ जाती है राज्य सूची। अब राज्य सूची में कौन कौन से विषय थे, जैसे आपका स्थानीय स्वशासन, क्या हो गया, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, मेडिकल फैसिलिटी, और क्या, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड मुद्दे, पानी से रिलेटेड मुद्दे, जमीन भूमि से रिलेटेड मुद्दे, एटसेट्रा, यानी कि इत्यादि। ये हमारे किस में शामिल थे, आरक्षित विषय में और हस्तांतरित विषय में। एक बार फिर से रिवाइज कर लें,
आरक्षित विषय जिसमें कार्यपालिका परिषद की सहायता से गवर्नर शासन करे। हस्तांतरित विषय जिसमें निर्वाचित सदस्य की सहायता से कौन, गवर्नर शासन करे। अब आरक्षित विषय यानी कि केंद्रीय सूची के विषय किसमें शामिल, आरक्षित विषय में, और हस्तांतरित विषय में राज्य सूची के विषय शामिल। अब केंद्रीय सूची के विषय कौन कौन से, सुरक्षा, विदेशी मामले इत्यादि, और राज्य सूची के विषय स्थानीय स्वशासन, मेडिकल फैसिलिटी, भूमि, पानी, कृषि, शिक्षा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया, आज हमने 2 एक्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से, 1909 का भारत परिषद अधिनियम और 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसके बाद जो हम करने वाले हैं, हमारे 2 एक्ट इसमें रह जाते हैं, एक तो भारत शासन अधिनियम 1935 और एक भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 अधिनियम रह गए, 1919 और 1935 और 1947। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद संविधान सभा की मांग होने लगेगी। किसकी मांग होने लगेगी, संविधान सभा की मांग होने लगेगी, यानी कि संविधान के जो निर्माण की प्रक्रिया थी वो आपकी शुरू हो जाएगी। उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे और मजा आएगा। जितनी मेहनत इसमें की है, आगे सोच रहे हैं इससे ज्यादा करेंगे। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर से बाहर नहीं जाएगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये क्लास आपकी एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, जिसमें भी आपकी पॉलिटी आती हो, जिसमें भी आपका जीएस आता हो, जीके आता हो, और जीके में क्या आपका पॉलिटी इंक्लूड हो, उस हर पेपर में ये क्लास आपको हेल्प करेगी। और हेल्प ही नहीं करेगी, बल्कि मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाने देंगे। एक भी क्वेश्चन, किसी भी वनडे एग्जाम में बैठ जाओ, इस क्लास से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और 12:45 पे लाइव आना ना भूला करें। 12:45 पे आपका प्रीमियर पे रहता है, वीडियो लाइव रहता है, मैं सारी चैटिंग वगैरह सब पढ़ता हूं उसमें। ठीक है, अगर उसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप अपना उसमें लास्ट में क्वेश्चन लिख के भेजें, या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9012270228 पर मेरे से कांटेक्ट करें। दूसरी चीज, अगर आपको टेलीग्राम पे किसी चीज का पीडीएफ चाहिए, इससे रिलेटेड कोई पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना बिल्कुल ना भूले। टेलीग्राम पे अनमोल बादियान के नाम से आपको मैं मिलूंगा, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आप उसको प्रेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऊपर से नोटिफिकेशन आते हैं ना भाई, तो आपको जैसे क्लास शुरू होने वाली हुआ करेगी, आपको शुरू में नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसी लगी। कल मिलते हैं फिर नए उत्साह के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।